हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पर। दोस्तों, आज मैं आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं, तो पूछे हुए प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा काफ़ी गहराई के साथ में, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए, आपके सामने में पहला प्रश्न लगा हुआ है भैया कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था। दोस्तों, राजा राम ने मोहन राय ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1828 ईस्वी में किया था। अच्छा, और राजा राम मोहन राय के बारे में अगर आपको बात बताऊं, तो आपको क्या याद रखना है, इसको हम लोग जो है ना, भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत कहते हैं। क्या कहते हैं? पत्रकारिता का अग्रदूत कहते हैं। अगर इसका पत्रिका का नाम दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका पत्रिका का नाम आपको बताना है संवाद कौमुदी। क्या बताना है? संवाद कौमुदी नामक पत्रिका पूछेगा किसका है, तो राजा राम मोहन राय का है। एगो और आपको याद रखना है मिरात उल अमीरात, ये दोनों पत्रिका किसका है, तो राजा राम मोहन राय का है। 1830 में क्या हुआ था दोस्तों? जुलाई की क्रांति फ्रांस में हुआ था। आपको ये भी बात याद रख लेना है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न है भैया कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था। दोस्तों, भारतीय संविधान में जो पहला संशोधन किया गया था, वो किया गया था 1951 में। कब किया गया था? 1951 में किया गया था। आपको ये बात याद रखना है। अब आपको एक प्रश्न का जवाब देना है कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रक्रिया किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों, भारत के संविधान में जो इस संशोधन का जो प्रक्रिया है, वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। कहाँ का संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था। दोस्तों, वैसे तो टोटल 5 बौद्ध सभा हुआ। कितना हुआ? 5 हुआ, लेकिन मैं 4 गो आपको ट्रिक के साथ बता रहा हूँ। 5वां आपको ऐसे याद रख लेना है कि कन्नौज में हुआ था, ठीक है। लेकिन 4 गो को मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। स्थान पूछ रहा है कि कहाँ हुआ था, तो स्थान आपको याद रखना है रावे पाकू। क्या याद रखना है? रावे पाकू। तो पहला हुआ था भैया राजगृह में, जो राजगृह, राज से राजगृह, इसके समय में अजातशत्रु यानी ये वैशाली में। दूसरा हुआ था वैशाली में। और इसके समय में पूछेगा कि राजा कौन था, तो बताना है काला अशोक। कौन था? काला अशोक था। और पास जो पाटलिपुत्र में हुआ था, इसमें खुद अशोक था, खुद अशोक था। जो चौथा जो भैया हुआ था, वो कहाँ हुआ था? चौथा हुआ था कुंडल वन में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडल वन में हुआ था। और कुंडल वन में किसके समय हुआ था? कनिष्क के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? कुंडल वन में कनिष्क के समय हुआ था। तो कनिष्क आपको याद रख लेना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा कहाँ हुआ था? तो कनिष्क बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो हाँ, देखिए भैया, क्वेश्चन यहाँ घुमा के पूछ लिया है। तो कुंडल वन भैया पूछेगा कहाँ पड़ता है, तो कुंडल वन भैया जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? JNK यानी जम्मू कश्मीर में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुंडल वन तो नहीं दिया हुआ है, जम्मू कश्मीर दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है। तो हमको पता है कि हम लोगों को सरकार द्वारा मौलिक अधिकार टोटल यानी मूल अधिकार 6 गो दिया गया है। कितना दिया गया है? 6 गो दिया है। लेकिन दोस्तों, जब आपातकाल लग जाता है, आपातकाल, तो आपातकाल के बारे में मैं आपको बताता हूं दोस्तों, आप लोग पूरा डिटेल से जानिए। आपातकाल पूछेगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि आपातकाल का प्रावधान भारत किस देश से लिया है। तो आपातकाल का कॉन्सेप्ट दोस्तों हम लोग जर्मनी का संविधान से लिए हैं। कहाँ के संविधान से लिए हैं? जर्मनी के संविधान से लिए हैं। तो आपातकाल लगता है अनुच्छेद 352 के तहत। और इसमें 4 साल जोड़ दीजिए तो 356 में दोस्तों आर्टिकल 356, इसका संबंध है दोस्तों, ये राष्ट्रीय आपातकाल है और ये वित्तीय आपातकाल है। क्या है? वित्तीय आपातकाल। और
हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल 352 और 360 4 साल और जोड़ दीजिए तो राज्य का आपातकाल है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है दोस्तों? तो आपातकाल के समय में किया जाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, आपातकाल के दौरान दोस्तों सिर्फ दो ही अधिकार को नहीं समाप्त कर सकता है, जो आर्टिकल आपका 20 और 21 में है। किसमें है? आर्टिकल 20 और 21 को कभी भी नहीं समाप्त होता है, आपातकाल के दौरान भी नहीं समाप्त होता है। आपको ये बात याद रखना है, क्योंकि आर्टिकल 20 क्या है दोस्तों? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की आज़ादी। आपको प्राण बचाने का अधिकार है। आपको अगर कुछ हो रहा है तो उस कंडीशन में दंगा फसाद हो रहा है, आपातकाल लगा हुआ है, कोई व्यक्ति अगर आपको जान से मार दे, तो अगर आपने गलती से अगर उसको अगर कुछ आप कर भी देते हैं तो दोस्तों आप पे कुछ कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आर्टिकल 20 और 21 क्या देता है? जान बचाने की गारंटी देता है। चलिए बढ़ रहे हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, नौकरशाही का कार्य है। नौकरशाही का भैया क्या कार्य है? जो हाँ नौकरशाही होता है वहाँ क्या कार्य होता है? प्रशासन को चलाना, ये भी ऑप्शन सही है। मंत्रियों की सहायता करना, बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी, तो अच्छा, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये सभी ऑप्शन भैया क्या है? सही है। चलिए बढ़ रहे हैं नेक्स्ट। डॉट 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 पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। तो पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में किसको जाना जाता है दोस्तों? तो पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है पटकाई की पहाड़ी। कहाँ क्या जाना जाता है? पटकाई की पहाड़ियाँ को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अच्छा, मैं आपको और भी प्रश्न बताता हूँ दोस्तों। अरावली पूछेगा क्या है? तो आपको बताना है कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला बताइए, तब आपको क्या बता देना है कि यही अरावली बता देना है। ठीक है। अच्छा, काराकोरम दोस्तों एक दर्रा है। काराकोरम क्या है? एक दर्रा है। दर्रा पूछे क्या होता है? पहाड़ों को चीर फाड़ करके बनाया गया रास्ता को दर्रा या दर्रा कहते हैं। आपको ये बात याद रखना है। काराकोरम दर्रा पूछेगा भैया कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? J&K, यानी कि जम्मू कश्मीर में है काराकोरम दर्रा। पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा, ये सब दर्रा भैया कहाँ है? तो आपको याद रखना है कि ये सब जम्मू कश्मीर में है। जैसे मैं याद रखता हूँ, आप लोग वैसे याद रखिए। दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम है ना भैया, अगर आपको GK GS उस समय पूछा जाता है तो उम्मीद करते हैं कि 25 में से 22 से 23 बना दीजिएगा। जैसे मैं सॉल्व करता हूँ आप भी वैसे ही कर पाइएगा, अगर आपने इतना अगर कर लिया तब। चलिए बढ़ रहे हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का संबंध है। सुरक्षा प्रकोष्ठ का नीति पूछेगा कि इसका संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका जो संबंध है वो है किससे हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स से। किसका हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं रिंग फेंस की संधि। क्या कहते हैं? रिंग फेंस की संधि, या इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं घेरे की संधि। क्या कहते हैं? घेरे की संधि। घेरे की संधि अगर पूछेगा तो भी आपको क्या बताना है? वारेन हेस्टिंग्स। अच्छा, मैं आपको और भी बताता हूँ। लॉर्ड डलहौजी, इसके बारे में आपको याद रखना है। तो आपको क्या रखना है कि गोद निषेध प्रथा को इन्होंने समाप्त कर दिया, कि अब राजा का अगर कोई भी अधिकारी नहीं होगा तो वो सारा संपत्ति किसका हो जाएगा? अंग्रेज का हो जाएगा। तो यही था, क्या था? गोद निषेध प्रथा, जिसके बाद में अपने झांसी की रानी के बारे में देखा होगा, अपना पुत्र को गोद लिया था। तो गोद निषेध प्रथा और हड़प की नीति, इन दोनों का जनक भैया पूछेगा कौन है? तो आपको क्या बता देना है कि लॉर्ड डलहौजी है। कौन है? लॉर्ड डलहौजी है। आपको ये बात याद रखना है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष भैया आपका जो था वो कौन था? लाला लाजपत राय। कौन था? लाला लाजपत राय। और इन्होंने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में किया था। कब किया था? 1920 में किया था। आपको ये डेट भी याद रखना है। और लाला लाजपत राय को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? पंजाब का शेर कहते हैं। क्या कहते हैं? पंजाब का शेर पूछेगा हम लोग किसको कहते हैं? तो आपको ये बताना है। अगर मैसूर का शेर अगर पूछ ले तब आपको बताना है टीपू सुल्तान। पंजाब का शेर लाला लाजपत राय। आपको इस बात
ये नाम याद रखना है। चलिए बढ़ रहे हैं नेक्स्ट। महात्मा गांधी ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो महात्मा गांधी ने, सुनो दोस्तों, महात्मा बुद्ध के बारे में पूछ रहा है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन का पहले तो आप अर्थ जान लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है कि उपदेश। क्या होता है? उपदेश। तो महात्मा गांधी ने बार बार महात्मा गांधी निकल रहा है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दोस्तों कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ। और महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश को ही हम लोग क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, गृह त्याग, भगवान बुद्ध का गृह त्याग पूछेगा कि बौद्ध धर्म में गृह त्याग क्या कहलाता है, तब आपको बताना है कि महाभनिष्कर्मण। क्या बताना है? महाभनिष्कर्मण आपको लगा देना है आंसर में। अगर पूछेगा कि बौद्ध धर्म में दोस्तों, बौद्ध धर्म में मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म में मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। भैया आपके पास में प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसको दिया गया है? क्या भारत के सभी न्यायालय को? बिल्कुल नहीं। भारत में 3 प्रकार का न्यायालय है। हाई कोर्ट, इससे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट एससी, और उसके बाद जिला न्यायालय होता है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को है, लेकिन जिला न्यायालय को नहीं है। तो हाई कोर्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का विषय है? तो भैया आपसे पूछ रहा है समवर्ती सूची। तो आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान के अनुसूची में पूछेगा कि भारतीय संविधान में टोटल कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची है। तो 12 अनुसूची में दोस्तों जो आपका संविधान का 7वां अनुसूची है, क्या है? 7वां अनुसूची, 100 से सूची 100 से 7, आपको ऐसे याद रख लेना है। जो 7वां अनुसूची है दोस्तों, 7वां अनुसूची, इसमें 3 प्रकार का सूची कहा गया है। वैसे तो 4 प्रकार का होता है, लेकिन 3 प्रकार आपको याद रखना है। 3 प्रकार कौन कौन? केंद्रीय सूची, राजकीय सूची, और तीसरा आपको याद रखना है, केंद्रीय सूची हो गया, राजकीय सूची हो गया, और एक होता है समवर्ती सूची। क्या होता है? समवर्ती सूची हो गया है। जो केंद्रीय सूची पर दोस्तों कानून पूछेगा कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाता है। और राजकोषीय नीति पर कौन बनाता है? तो राज्य सरकार बनाता है। तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन जो है विषय समवर्ती सूची का है? तो कृषि जो है दोस्तों, कृषि, ये राज्य सूची का विषय है। किसका है? राज्य सूची का विषय है, याद रखना है आपको। और पुलिस भी दोस्तों पूछेगा किस सूची का विषय है? तो पुलिस भी दोस्तों ये राज्य सूची का विषय है। इसलिए आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, क्योंकि इन सबको वेतन भत्ता, इन सब पर निगरानी कौन रखता है? राज्य सरकार रखता है, केंद्र सरकार के अधीन नहीं होता है। रक्षा भी दोस्तों ये भी आपका ये आपका केंद्र सूची में आ जाएगा रक्षा मामला में। और दोस्तों शिक्षा जो हो जाएगा, शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था। शिक्षा पहले पूछेगा क्या इसका विषय था? राज्य सूची का विषय था। लेकिन दोस्तों अभी जो है समवर्ती सूची का विषय है। किसका है? समवर्ती सूची का विषय है। तो शिक्षा को दोस्तों राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में रख दिया गया है। तो आपका यही प्रश्न ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि समवर्ती सूची है। इनमें से कौन पूछ रहा है कि इन चारों में समवर्ती सूची है? तो इन चारों में समवर्ती सूची क्या हो जाएगा? शिक्षा है। आप लोग फटाफट दोस्तों कमेंट में आप बता दीजिए, भारत ने समवर्ती सूची का प्रावधान पूछेगा किस देश से लिया है? आप लोग कमेंट में छाप दीजिए। तब तक बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों भारत में पंचायती राज की स्थापना जो किया गया है आपका
बता देना है कि 73वां संविधान संशोधन के तहत कब किया गया है, 73वां संविधान संशोधन। और अनुसूची नंबर जो आपका 11 है, 11 अनुसूची नंबर यानी जिसको इंग्लिश में शेड्यूल कहते हैं, अनुसूची नंबर 11 में भी दोस्तों पंचायती राज का जिक्र है। आर्टिकल पूछेगा तो 40 बता देना है। और इसको लागू करने का श्रेय पूछेगा किसको जाता है, तो आपको बताना है बलवंत राय मेहता को। किसको जाता है, बलवंत राय मेहता को जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया था या लगाया गया था, तब आपका आंसर क्या होने वाला है, राजस्थान। क्या होने वाला है, राजस्थान में बलवंत राय मेहता के कहने पर लगाया गया था। आपको ये बात याद रखना है। और कब लगाया गया था, 1859 को लगाया गया था। आपको ये बात याद रख लेना है। और अच्छा, एक यहाँ पर है अशोक मेहता का नाम है दोस्तों। आपको ये बात याद रखना है कि अशोक मेहता समिति का भी संबंध पूछा गया है प्रश्न, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अशोक मेहता कमेटी संबंध का पूछेगा। संबंध किससे है, तो आपको बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था से है। किससे है, इसका भी संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। आपको ये बात याद रखना है। और पंचायती राज व्यवस्था में इन्होंने 2 स्तरीय प्रणाली का बात कहा था। कितना कहा था, 2 स्तरीय, यानी केंद्र और राज्य के पास में शक्ति होना चाहिए। लेकिन दोस्तों जो बलवंत राय मेहता था, इन्होंने त्रिस्तरीय ढांचा दिया था पंचायती राज में। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। जब हम बढ़े तो एक एक प्रश्न का दोस्तों देखिए कितना डीपली मैं आपको बता रहा हूँ। इनसे दोस्तों इतना डीपली करने का यही फ़ायदा है कि मेरा बात कहीं न कहीं आपको एग्ज़ाम तक ज़रूर याद रहेगा। और अगर इस तरह से अगर आप याद कर लेते हैं इतना, उम्मीद कीजिए कि आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। मैंने कई बार एग्ज़ाम निकाला है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग ये काम कीजिए और ऐसे पढ़िए और सेट सॉल्यूशन रोज़ लगाइए। क्योंकि सेट जब तक आप नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन का आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, किस टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है। इसलिए आपको सेट सॉल्यूशन पर ध्यान देना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। दोस्तों पंचायती राज यानी पंचायत में जो चुनाव जो होता है, इनका जिम्मेवारी क्या केंद्र सरकार को होता है, बिल्कुल नहीं। जिला न्याय इसका भी नहीं, राज्य सरकार भी नहीं। चुनाव आयोग का होता है। किसका होता है, चुनाव आयोग का होता है। और चुनाव आयोग, इसको इंग्लिश में हम लोग इलेक्शन कमीशन कहते हैं। इसका संबंध पूछेगा कि भारत के किस आर्टिकल से है, तब आपको बताना है कि अनुच्छेद 324 का संबंध दोस्तों चुनाव आयोग के बारे में बताता है, अर्थात निर्वाचन आयोग के बारे में बताता है। और ये चुनाव आयोग दोस्तों 2 स्तर पर बटा हुआ है। एक है राज्य चुनाव आयोग और एक है केंद्र स्तर पर जो चुनाव कराता है, तो केंद्रीय चुनाव आयोग। आपको ये बात याद रखना है। और बढ़ रहे हैं नेक्स्ट, अगला है संविधान में किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। दोस्तों लघु संविधान जो है हम लोग प्रस्तावना को कहते हैं। किसको कहते हैं, प्रस्तावना को कहते हैं। आपको ये बात याद रखना है। और आपको ये बात पता होगा कि इसके लिए दोस्तों 42वां संविधान संशोधन किया गया था। कौन सा किया गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन पूछ लिया कब हुआ था, 1976 में। हमें आपको याद रखना है कि क्वेश्चन यही था कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, तो प्रस्तावना को लघु संविधान कहा जाता है। और ये 42वां संविधान संशोधन में हुआ। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाने वाला है, तो 42वां बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ रहे हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मेघालय पठार संरचना के दृष्टि से किसके समकालीन है। तो मेघालय पठार जो है संरचना के दृष्टि से छोटा नगर पहाड़ी के समान है। तो आपको ये बात याद रखना है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ रहे हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अच्छा, मेघालय में दोस्तों एक जगह याद रख लीजिएगा, मासिनराम। क्या याद रखना है, मासिनराम। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, आपको ये बात याद रखना है। और मेघालय के दोस्तों हम लोग मेघों का घर कहते हैं। क्या कहते हैं, मेघों का घर कहते हैं। चलिए बढ़ रहे हैं नेक्स्ट। अगला है, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है। तो सरकार को सबसे अधिक टैक्स पूछ रहा है आपसे कि कौन सा काम से आता है ज़्यादा टैक्स। निगम कर से बिल्कुल नहीं, आय कर से बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, आयकर हो जाएगा, संपत्ति कर भी नहीं होगा, दान कर भी नहीं होगा, आयकर।
जो व्यक्ति जिसके पास में ज़्यादा पैसा है वो कहाँ रखता है? बैंक में रखता है। बैंक को क्या देता है? वो टैक्स देता है। तो आयकर जो व्यक्ति टैक्स पे करता है तो उससे ज़्यादा इनकम प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 17वां नंबर के प्रश्न की ओर। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक भैया आपको याद रखना है कि कर्नाटक में होता है। कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है, आपको याद रखना है। कॉफ़ी में दोस्तों पूछेगा क्या पाया जाता है? तो क से कॉफ़ी, क से कैफीन, क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है, आपको ये बात याद रखना है। चाय में पूछेगा क्या पाया जाता है दोस्तों? चाय आदमी जब पीता है कहता है कि चुस्की लेकर के पीता, लगता है कोई टॉनिक पी रहा है। क्या पी रहा है? टॉनिक से याद रख लीजिएगा, टेनिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चाय में पूछेगा क्या पाया जाता है? तो टेनिन पाया जाता है, आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, और सबसे पहले कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है और दूसरा नंबर पर दोस्तों केरल है। क्या है? सेकेंड स्थान पर दोस्तों केरल है कॉफ़ी के उत्पादन में। और कॉफ़ी पूछेगा कि कितना प्रकार का पाया जाता है? तो आपको 3 प्रकार बताना है। एगो को कहना है अरेबिका, क्या कहना है? अरेबिका, फिर कहना है लिबेरिका, फिर आपको याद रखना है रोबस्टा। क्या याद रखना है? रोबस्टा। तो अमेरिका लिबेरिका रोबस्टा, अमेरिका नहीं, अरेबिका, लिबेरिका, रोबस्टा, ये तीनों कॉफ़ी का प्रकार है, आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ रहे हैं नेक्स्ट 18वां नंबर का प्रश्न। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन वर्ष था? तो दोस्तों 1921 का जो समय था, इस समय जनसंख्या का जो वर्ष था, समय था, वो महाविभाजन वर्ष था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, आपको ये बात याद रखना है। और बढ़ रहे हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो राजकोषीय नीति यानी कि फिजिकल पॉलिसी का करा है कि उपकरण नहीं है। क्या करारोपण है? तो बिल्कुल है। सार्वजनिक व्यय, हाँ ये भी बिल्कुल है। तो हमको नहीं ना पूछ रहा है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ये है, ये भी है। ब्याज, हाँ ब्याज दर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और सार्वजनिक ऋण भी है, तो ये भी है। तो हाई वाला जितना है सब गलत हो जाएगा, तो नहीं वाला में एकमात्र है ऑप्शन नंबर सी है। चलिए बढ़ रहे हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने में, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का क्या अंश होता है? दोस्तों सबसे अधिक कमाई पूछेगा किस क्षेत्र में होता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में। सबसे अधिक रोजगार पूछेगा कौन क्षेत्र देता है? तो आपको बताना है अर्थव्यवस्था क्वेश्चन क्या कर रहा है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का पूछ रहा है। हाँ, तो सबसे अधिक कमाई दोस्तों कमाई के मामला में कम है, लेकिन क्या है कि रोजगार सबसे अधिक कृषि देता है। क्या देता है? कृषि। लेकिन दोस्तों कृषि में फ़ायदा है, अगर होता तो अंबानियों करता, तो इसमें पैसा नहीं है, तो कृषि खत्म हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं कृषि क्षेत्र को, इसको कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। जो द्वितीय क्षेत्र होता है, सेकेंड क्षेत्र, इसको कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र, यानी कि उद्योग और धंधा जो हो जाएगा, बड़ा बड़ा मशीन तशीन सब उद्योग हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? उसको द्वितीय क्षेत्र में लगते हैं। और तृतीय क्षेत्र को हम लोग कहते हैं सेवा क्षेत्र। क्या कहते हैं? तृतीय क्षेत्र को ही हम लोग क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। और दोस्तों सेवा क्षेत्र, जैसे मैं आपको बता दूं सेवा क्षेत्र में क्या सब होगा आपका समझ के लिए। जैसे आप रिचार्ज कराने के लिए जाते हैं, तो रिचार्ज कराने के लिए गए, तो आपको 300 रुपया लग गया। रिचार्ज वाले ने आपको क्या दिया? लड्डू उठा के दे दिया? नहीं ना दिया, आपको वो 30 दिन का सेवा दिया, 28 दिन का वो सेवा दिया कि आप डाटा को क्या कीजिए? यूज कीजिए। और ठीक उसी प्रकार दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फ्री में, तो मैंने आपको क्या दे दिया? धन दौलत दे दिया या कुछ सामान दे दिया उठा के? नहीं, मैंने आपको सेवा दिया। क्या दिया? सेवा दिया। तो ये सब क्या होता है? शिक्षक हो गया, डॉक्टर हो गया, ये सब क्या करता है? सेवा देता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। और सेवा क्षेत्र में दोस्तों बहुत ज़्यादा पैसा है, आपको ये बात याद रखना है कि इसलिए सबसे कम रोजगार भी सेवा क्षेत्र में है, लेकिन पैसा दोस्तों सबसे अधिक किसमें आता है? सेवा क्षेत्र में आता है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय में तृतीय क्षेत्र क्या होता है? तृतीय क्षेत्र में बहुत पैसा है, मतलब क्या होगा? बढ़ेगा। तो देख लीजिए, पहले बढ़ता है, तत्पश्चात बढ़ता है,
पहले घटता है तत्पश्चात घटता है नहीं। सेवा क्षेत्र में क्या होता है कि जैसे सेवा क्षेत्र का आने लगेगा तो उसके बाद क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो घटना ये दोनों तो गलती हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आज के 20 प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। अब इनसे आगे और भी है, तो इनसे आगे नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। इसलिए आप तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ प्रीवियस ईयर के प्रश्न लाता रहता हूँ काफ़ी डिस्कशन के साथ। रोज़ क्लास का पीडीएफ आपका टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया 99 पर अपलोड हो जाता है। चाहे तो आप वहां से वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में पड़ा रहता है लिंक, आप वहां से जाके क्लिक करके वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा।